रिकॉर्डिंग यहाँ से अब्दुल समी कर लोगे आप? इससे पहले हमने देखा था कि केवल अगर हमने देखी थी, ये वो रेजिस्टेंस होती है जो कि आपकी बॉडी से निकल रही है और आपके एनवायरनमेंट में आ रही है या उसकी सराउंडिंग में आ रही है। अब उस बॉडी की सराउंडिंग से दूसरी बॉडी की सराउंडिंग तक जा रही है, उसको बीच में ये वाली रेजिस्टेंस मिल रही होती है। इस तरह सारी रेजिस्टेंस है। और इसी तरह अगर उस दूसरी बॉडी की सराउंडिंग से दोबारा उस बॉडी के अंदर जा रही होती है, तो वापसी आपको यही वाली रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है। ये भी आगे और आएगा, डिटेल में आएगा एक और। क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये एक बॉडी है, ये बॉडी एमिट कर रही है, सही है। अब एक रेजिस्टेंस क्या होगी, एक रेजिस्टेंस वो रेजिस्टेंस होगी जो कि उसकी बॉडी से निकलेगी और इसकी सराउंडिंग में आ जाएगी, यहाँ तक आ जाएगी। दूसरी रेजिस्टेंस क्या होगी कि जो इसकी सराउंडिंग से यहाँ से स्टार्ट करेगी और इसकी सराउंडिंग तक आ जाएगी। और तीसरी क्या होगी, जो कि इसकी सराउंडिंग से इस बॉडी के अंदर पेनिट्रेट कर जाएगी। तो पहली वो रेजिस्टेंस है जो कि इसकी बॉडी से निकलेगी और इसकी सराउंडिंग में आ जाएगी। दूसरी वो रेजिस्टेंस है जो कि उसकी सराउंडिंग से दूसरे की सराउंडिंग तक जाएगी। तीसरी वो रेजिस्टेंस है जो कि इसकी दूसरे की सराउंडिंग से दूसरे की बॉडी के अंदर पेनिट्रेट कर जाएगी। देखो, जो पहले रेजिस्टेंस उसके नीचे हमने जो रेजिस्टेंस यूज की है वो हमने वही एक्सेल वाली यूज की है, और जो इसकी सराउंड उसके लिए हमने रेजिस्टेंस वही जो व्यू फैक्टर वाली यूज की है। वापसी जो उसकी सराउंडिंग से उस बॉडी के अंदर जा रही है, उसमें रेजिस्टेंस कौन सी यूज की है, वापसी एप्सिलॉन वाली यूज की है। तो ओवरऑल हमने 3 रेजिस्टेंस यूज की है। हमने तो निकालते कैसे हम लोग, क्यू के फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट को ले लो, या किसी भी 2 पॉइंट्स को ले लो आप, पोटेंशियल किसी भी 2 पॉइंट, क्योंकि क्यू आपका सेम होता है ना। यहाँ पे भले आप क्यू यहाँ पे निकाल लो इन 2 पॉइंट्स के बीच में, या भले आप क्यू इन दोनों पॉइंट्स के बीच में लगा लो, आपका क्यू हमेशा सेम आएगा। तो यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस 3 रेजिस्टेंस है। ये आपका पोटेंशियल है, यहाँ से यहाँ तक आपका पोटेंशियल है। तो फार्मूला क्या होता है, I इज इक्वल टू वी अपॉन आर। आपका पोटेंशियल E1 और E2 को हम ले रहे हैं, तो ज़्यादा पोटेंशियल ये है, इसमें से छोटे पोटेंशियल को माइनस करना है, और नीचे आपकी सारी रेजिस्टेंस आ जाएगी। रेजिस्टेंस पहले आपकी ये है, दूसरी आपकी ये, तीसरी आपकी ये। ये वही सिंपल है, बॉडी से निकल रहा है, सराउंडिंग में जा रहा है, सराउंडिंग से निकल के दूसरी सराउंडिंग में, दूसरी की सराउंडिंग से अगर हम 3 रेजिस्टेंस नहीं ले रहे, अगर 3 रेजिस्टेंस ना लें, सिर्फ एक रेजिस्टेंस लें और 2 पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस लें, तो जो क्यू आएगा वो तीनों में सेम रहेगा। हाँ, क्योंकि करंट इन अ सीरीज करंट सेम होता है ना। हाँ, करंट क्यू को हमने एज अ करंट सपोज किया अपने इस कैलकुलेशन में। तो आप अगर आपको फॉर एग्जांपल आपको ये चीज़ नहीं गिवन, आपको ये भी चीज़ नहीं गिवन, आपको J1 गिवन, आपको EB1 गिवन है, आप इन दोनों के दरमियान आप इन दोनों को पोटेंशियल सपोज करके आप सिर्फ रेजिस्टेंस, फिर उस केस में सिर्फ रेजिस्टेंस ये वाली आएगी बस, उसमें आप ये वाली रेजिस्टेंस यूज नहीं कर रहे होगे। ठीक है, इसी तरह न्यूमेरिकल में देखेंगे। जैसे ये है, यहाँ पे देखो क्या, ये काफी अच्छा एग्जांपल है। ये यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होगी क्या होगा, इसकी बॉडी से निकलेगी और इसकी सराउंडिंग में आ जाएगी। पहले रेजिस्टेंस आपकी ये है। दूसरी रेजिस्टेंस क्या होगी, इसकी सराउंडिंग से अभी सिर्फ इसकी सराउंडिंग में आएगी, सही है। तीसरी क्या होगी, इसकी सराउंडिंग से इस बॉडी के अंदर पेनिट्रेट कर जाएगी। चौथी क्या होगी, इस बॉडी से इसकी सराउंडिंग में आएगी। पांचवी क्या होगी, इसकी सराउंडिंग से इसकी सराउंडिंग में जाएगी। और छठी क्या होगी, इसकी सराउंडिंग से इस बॉडी के अंदर पेनिट्रेट कर जाएगी। तो अगर देखें हम, वो रेजिस्टेंस थी क्योंकि इसकी बॉडी से इसकी सराउंडिंग में आई है। ये वो रेजिस्टेंस है जो इसकी सराउंडिंग से उस बॉडी के अंदर उस बॉडी की सराउंडिंग में जा रही है, ये वाली। और ये वो रेजिस्टेंस है जो उस बॉडी की सराउंडिंग से उस बॉडी के अंदर पेनिट्रेट कर रही है, ये वाली। ये वाली कौन सी है, जो उस बॉडी के अंदर से इस बॉडी की सराउंडिंग में आ रही है, ये वाली। और ये वाली क्या है, जो इस बॉडी की सराउंडिंग से दूसरी बॉडी की सराउंडिंग में जा रही है। और सबसे आखिरी वाली क्या है, जो उसकी सराउंडिंग से उस बॉडी के अंदर पेनिट्रेट हो रही है। तो अगर आपकी 2 सरफेस के बीच में हम कोई ऐसी, ये जो टॉपिक है ना, रेडिएशन शील्ड वाला टॉपिक, अगर आपकी 2 सरफेस के बीच में कोई आपने शील्ड लेकर आ गए हो, तो शील्ड की वजह से आपका 3 रेजिस्टेंस का इजाफा हो जाता है।
यहाँ पे इन 3 रेजिस्टेंस का इजाफा हुआ है। एक शील्ड के आने की वजह से, हाँ तो पूछ लो। सही है, वही बोल रहे आप, बोलो। एक शील्ड के आने की वजह से आपकी 3 रेजिस्टेंस का इजाफा हो रहा है। एक वो रेजिस्टेंस जो कि यहाँ से इसकी सराउंडिंग में आ रही है, दूसरी वो रेजिस्टेंस जो इसकी सराउंडिंग से इसके अंदर पेनिट्रेट हो रही है, तीसरी वो रेजिस्टेंस जो इसकी बॉडी से इसकी सराउंडिंग में आ रही है। तो एक शील्ड के आने की वजह से आपकी 3 इजाफी रेजिस्टेंस आ रही है, 3 इजाफी रेजिस्टेंस है। वरना अगर शील्ड ना होती, सिर्फ पहली इसकी बॉडी से इसकी सराउंडिंग में आती, दूसरी इसकी सराउंडिंग से इसकी सराउंडिंग में जाती, और तीसरी इसकी सराउंडिंग से इसकी बॉडी में चली जाती, फिर सिंपल होता। 3 लेकिन रेजिस्टेंस अगर हो जाता। बीच में अगर शील्ड आ गए तो आपके 3 इजाफी रेजिस्टेंस आएंगी। तो ये सर्किट क्लियर है ये वाला? हाँ सही है। तो ये वाली स्लाइड भी हो गई है। अब देखो, इससे पूछा गया है डिटरमाइन द F12 and F21 for the following configuration using the reciprocity theorem and other basic shapes, factor, relation. Do not use table और charts। तो हमने जो देखा था रेसिप्रोसिटी, हम कुछ मेथड है हमारे पास रेसिप्रोसिटी निकालने के। सबसे पहले चीज़ हम यूज़ करते हैं, हम सिंपल अपने बॉडी को देखते हुए कि हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, उसको देखते हुए पहले हम खुद ही अपना विजुअल इंस्पेक्शन के जरिए हम F12 F21 खुद ही गेस कर लेते हैं। दूसरी चीज़ हमारे क्या ऑप्शन होता है, हमारे पास रेसिप्रोसिटी का ऑप्शन भी होता है। तीसरा हमारे पास समेशन रूल भी होता है। तो चौथा हमारे पास क्या, हम ये ग्राफ यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पे एक चीज़ का हमें रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, डू नॉट यूज़ टेबल और चार्ट। चलो एक बात ठीक हो गई, हम ये यूज़ नहीं करेंगे, टेबल चार्ट यूज़ नहीं करेंगे। अब हमारे पास 3 ऑप्शन है। पहला सिर्फ शेप को देखते हुए कुछ फैक्टर बता दो, दूसरा रेसिप्रोसिटी रिलेशन, तीसरा आपका समेशन रूल। तो देखते हैं इसमें कैसे कैसे किया जा सकता है। अब देखो, अगर मैं इस लॉन्ग डक्ट को देखूं, इसमें क्या है, आपका जो पहला एरिया वो ये है, ये वाला जो कि उल्टा वी बना हुआ है ना, ये पहला एरिया आपका ये है। और दूसरा एरिया आपका जो रिमेनिंग सर्कमफेरेंस है, ये 2 एरिया हैं आपका। इसके अंदर F12 मतलब ये जो फर्स्ट आपका एरिया है, इसका जो व्यू फैक्टर है वो 2 पे क्या होगा, आपको पहले ये निकालना है। और दूसरा आपको F21 निकालना है, मतलब जो 2 का जो व्यू फैक्टर 1 पे क्या आ रहा होगा। अच्छा, एक मुझे इस चीज़ का मुझे अंदाजा हो रहा है कि आपका जो एरिया 1 है ना, जब वो एमिट कर रहा है तो जितना भी वो एमिट करेगा वो सारा का सारा एरिया 2 पे जाएगा। ऐसा है क्या, नहीं है? कभी ऐसा तो नहीं होगा ना कि एरिया 2 से निकल ही रहे, यहीं पे स्पिन बैक हो गई, वापसी एरिया 1 में आएगी। F12 यहाँ से 1 एरिया हो गया ना? निकल रही है, हाँ, तो F1 जो होगा वो 0 होगा, क्योंकि F से जो भी रेडिएशन निकलेंगी वो डायरेक्टली ए के अंदर नहीं आएंगी। हाँ सही ये बात सही है, ये बात सही है ना। जो रेडिएशन ए से निकल रही होंगी वापसी ए में भले स्ट्राइक होके तो आ सकती है, लेकिन डायरेक्टली यहीं से स्पिन होके इसके पास नहीं आएंगी। तो F110 हो गया, मतलब ठीक है। हाँ सही। दूसरा, जितनी भी रेडिएशन आपकी ए से निकल रही है वो सारी की सारी रेडिएशन आपकी 2 में जा रही है। ऐसा ही है, ये भी सही है। जितनी भी यहाँ से देखो रेडिएशन निकल रही है ना, वो हमने इसके इस वाली सरफेस से नहीं निकल रही, इसके इनर सरफेस से निकल रही है, हमने ये सपोज किया हुआ। तो ये रेडिएशन जो निकल रही है सारी इसकी इनर सरफेस जो ये ना, जो अंदर वाली सरफेस है उससे निकल रही है। तो जितनी भी रेडिएशन इसके अंदर वाली सरफेस जो रेडिएट करेगी वो सारी की सारी रेडिएशन A2 के पास जा रही है, सारी की सारी। तो F110 है, F110 लिया हुआ है और F12 पूरा 1 लिया हुआ है। यहाँ तक ठीक है? सही सही है। अब दूसरी चीज क्या है कि अब हमें देखो, हमें F12 पता है। अगर हमें F12 पता होता है तो हम F21 बाय यूजिंग रेसिप्रोसिटी रिलेशन यूज कर सकते हैं। F21 के लिए हमने रेसिप्रोसिटी रिलेशन यूज किया हुआ है। सही, ये ऐसे होगा F21 मल्टीप्लाई बाय A2 इज इक्वल्स टू A1 F12। सही है, ठीक। यहाँ से हमें F21 फाइंड आउट करना है, एक तरफ
बाकी दूसरी तरफ हमें पता है F1 to 0 1 है, 1 रख दिया। अब हमारा अगला टास्क है A1 और A2। आपके पास लॉन्ग डक्ट है, जबकि लॉन्ग डक्ट आ गई, ठीक है। ये अंदर एरिया जा रहा है इसका, इसका हमने बोल दिया कि लेंथ, ये आपकी लेंथ है L, ये हमने बोल दिया इसका ये R है रेडियस। तो अगर हमें इसका एरिया निकालना, ये वाला एरिया, ये थ्रू आउट होगा, ये क्या हो जाएगा लेंथ इंटू R, क्योंकि ऐसे रेक्टेंगल होगा ना ये। अगर मैं इसको अंदर से देखना चाहूँ तो पूरा रेक्टेंगल होगा ना ये वाला एरिया, ये वाला एरिया थ्रू आउट रेक्टेंगल होगा ये। तो ये लेंथ इंटू R, ये एक रेक्टेंगल, क्योंकि मेरे पास एक एरिया ये, एक एरिया दूसरी तरफ भी होगा इस साइड पे। तो जो एक एरिया होगा ना A1 बराबर होगा मेरे पास 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ इंटू R, लेंथ इंटू रेडियस। क्योंकि ये अंदर वाली चीज है ना, ये जो अगर मैं इससे बताना चाहूँ तो अगर मैं इसको एक्सट्रूड करूँ फर्दर, ये शेप मैंने बनाई तो मैं शेप को फर्दर एक्सट्रूड करता हूँ, तो ये एक एरिया होगा जहाँ पे A1 लिखा हुआ, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन एक एरिया होगी और ये वाली लाइन एक एरिया होगी। इसका जो एरिया होगा वो लेंथ इंटू रेडियस होगा, इसका भी लेंथ इंटू रेडियस होगा। तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो आपका एरिया 1 होगा ना, वो 2RL होगा। ये समझ आया? दूसरा एरिया आपका पूरा अगर सर्कल होता है, सर्कल का हम लोग कैसे एरिया निकालते हैं, 2 पाई R इंटू L निकालते हैं। अगर हमारे पास सिर्फ सिंपल सर्कल होता और सर्कल पीछे एक्सट्रूड हुआ होता और उसका एरिया वैसे निकालते हैं 2 पाई RL। लेकिन यहाँ पे हमारे पास ये पूरा 1 नहीं है, ये हमारे पास 3/4 है, ये हमारे पास पूरा सर्कल नहीं है, ये उसका 3/4 पोर्शन है और 3/4 पोर्शन हमारे पास ये। इसलिए जो पूरा एरिया होता है, जो आमतौर पे हमारे पास जो सिलेंडर का एरिया हम लेते हैं 2 पाई RL, उसका हमने 3/4 लिया हुआ है। तो दूसरा जो एरिया निकला हुआ है 3/4 2 पाई RL ऐसे निकला है। ये वाला भी क्लियर है? हाँ सही है। ये आपका आमतौर पर जो हम एरिया लेते हैं ना सिलेंडर, उसका नहीं है हमारे पास। लेकिन आपका पूरा, ये आपका अगर ये आपका पूरा 100 होता है तो इसका 3/4 लिया हुआ हमने, 3/4। तो हमें एरिया 1 नहीं पता है, हमें एरिया 2 ही पता है। दोनों वैल्यू मैंने पुट की, सिंप्लीफाई किया तो आपके पास F21 की वैल्यू आ गई। अगर अभी फर्दर पूछते बताओ कि F22 क्या होता है, F22 कैसे निकालते हैं? 1 माइनस A1 अपॉन A2 कर दिया। हाँ, बाय समेशन रूल, सही है, बाय समेशन रूल करते हैं हम लोग। सर ये 1.0 कहाँ से आया F21 में? ये 1.0 ये F12 की वैल्यू, F12 की वैल्यू है। ये ये वैल्यू हम क्या ले, है? ये लेते स्लाइड में दी हुई। ये F21 है ना, ये F21 की वैल्यू 1 है जो कि यहाँ पे लिखी हुई है। अच्छा सही है, सही। देखो एरिया 1 की वैल्यू ये थी, एरिया 2 की वैल्यू ये थी और F12 की वैल्यू 1 यहाँ पे आ गई। सही है, क्लियर है ये भी? हाँ ठीक है, सही है। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास ये है, इसमें हमारे पास देखो एक हमें हिंट दी हुई है, एक स्मॉल स्क्वायर है A1 और एक हमारे पास दूसरा कॉन्सेंट्रिक हेमिस्फीयर है। कॉन्सेंट्रिक है, दोनों का सेंटर सेम है, लेकिन ये हेमिस्फीयर है, आधा है, मतलब आधी कटी हुई बॉल है। ये पूरी बॉल है और ये दूसरी आधी कटी हुई बॉल है। नीचे वाला हमारे पास एरिया जो है वो एक्सपोज टू एटमोस्फेयर है, वो नीचे वाला।
और हमें एक और हिंट गिवन है कि A2 जो बराबर है 2 टाइम ऑफ A1 है, जिसका एरिया 2 है, जो सरफेस एरिया होगा वो 2 टाइम ऑफ A1 है। अब यहाँ पे हम बाउंड है, बाउंड कैसे है कि भाई हमारे पास यहाँ पे हम समेशन रूल नहीं अप्लाई कर सकते, क्योंकि समेशन रूल की आपकी शर्त है कि आपका एरिया टोटली इनक्लोज होना चाहिए। अगर कभी ऐसा केस आए जिससे हमारा एरिया इनक्लोज ना हो तो हम उसको ज़बरदस्ती इनक्लोज कर देते हैं। देखो इसको सपोज किया हुआ A1, इसको सपोज किया हुआ A2, तो जो एरिया आपके पास नहीं है जो जिसमें इनक्लोज होना चाहिए तो उसको तो इनक्लोज नहीं है, जो कि ये वाला पोर्शन है, तो इसको ज़बरदस्ती इनक्लोज कर दो। यहाँ से डैशेस वाली लाइन बनाना, डैशेस वाली, ताकि वो आपको ओरिजिनल डायग्राम से अलग दिखे। क्लोज करना जरूरी है। हाँ, क्योंकि क्लोज के लिए आप जो इसमें समीशन रूल अप्लाई करोगे, इसमें समीशन रूल के बगैर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो आपको सबसे पहले अपने एरिया को क्लोज करना लाजमी है। तो जिस जगह से वो क्लोज ना हो, आपको उसको टेम्परेरी वक्ती तौर पर उसको क्लोज करना होगा लाजमी। तो ये एरिया 1, ये एरिया 2 मैंने खुद इसको क्लोज कर दूंगा, ऐसे मैं लाइन बना दूंगा एक और हेमिस्फीयर नीचे से, और मैं इसको क्लोज कर दूंगा। तो ये सर्कल हो जाएगा ना फिर कंप्लीट, जैसे यहाँ पे किया हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही होगा, सही। एक मिनट हो जाएगा। अब यहाँ पे ना सपोजिशन है। सपोजिशन क्या है? पहले तो उन्होंने बोला हुआ है कि स्मॉल स्फीयर है और वो कॉन्सेंट्रिक है, कॉन्सेंट्रिक हेमिस्फीयर। कॉन्सेंट्रिक का मतलब ये है कि अगर मैं इसको बिल्कुल बीच से काटूं तो जो मेरे अंदर वाली जो बॉल थी ना, जो अंदर वाला मेरा स्पेयर था, उस स्पेयर का आधा पोर्शन ऊपर रहेगा और स्पेयर का आधा पोर्शन नीचे रहेगा। तो मतलब क्या होगा कि जो ऊपर वाला स्पेयर है, कि जितना भी एमिशन कर रहा होगा वो सारी की सारी एमिशन इस वाले पोर्शन में जा रही होगी। कभी ऐसा कोई केस कभी बन सकता है कि इसकी एमिशन इस पे आ रही है? ऐसा तो केस कभी बन नहीं सकता डायरेक्टली। इसकी एमिशन डायरेक्टली नहीं, इस पे नहीं आएगी, बाउंड्री है ना बीच में। बाउंड्री है। और दूसरा क्या है, दूसरा नीचे वाला पोर्शन ये है, इस पे भी हमने क्या सपोज किया, वो जितनी भी इससे एमिशन निकल रही है ना, वो सारी की सारी इस वाले नीचे वाले सरफेस पे आ रही होंगी। तो हमने यहाँ पे सपोजिशन की हुई है। कोई क्वेश्चन पूछ रहा है? मुझे ये बाउंड्री क्यों ली है? नहीं, ये मैंने खुद ही, ये इमेजिनरी बना हुआ है, ये सिमेट्री है ना, सिमेट्री बता करनी रहा है। हूँ मैं, सिमेट्री बता रहा हूँ। वैसे तो हमारा सर्कल पूरा हो गया है ना। हाँ, वैसे सर्कल पूरा है। सही। मैं ये सिमेट्री समझाने के लिए मैंने खुद ही मैंने लाइन बनाई हुई है। मैं ये बता रहा हूँ कि जो ऊपर वाला पोर्शन होगा ना, ऊपर वाले पोर्शन की एमिशन सिर्फ इस पे आ रही होंगी, और जो नीचे वाला पोर्शन होगा उसकी एमिशन सिर्फ इस पे आ रही होंगी। क्या इस बॉल, जो अंदर वाली बॉल है, उस बॉल की रेडिएशन कभी भी ऐसा होगा कि उसकी बॉल की रेडिएशन खुद ही उसकी अपने पास आ रही हो? नहीं। तो हमें एक तो चीज हमें पता है, F110 है, 0 हो गया। F110 है। बाकी जो पूरी ओवरऑल जो एमिट कर रहा है उसमें से आधी इसको दे रहा है, जो 2 एरिया, जिसको मैंने एरिया 2 बोला हुआ है, और आधी एरिया 3 को दे रहा है। यहाँ पे हमने सेंटेंस लिखना है, बिकॉज ऑफ द सिमेट्री ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट की सिमेट्री की वजह से हमने सपोज किया हुआ है कि ये जो आपका जो स्पेयर है ना, अंदर वाला स्पेयर, ये 0.5 इसको दे रहा है 1 में से, क्योंकि ओवरऑल हमेशा 1 होता है, समेशन सबका 1 होता है पूरा। जो F12 होगा ना, ये 0.5 होगा, और जो F13 जो हमने तीसरी सरफेस सपोज की है खुद ही हमने, उसको भी 0.5 दे रहा, तो ओवरऑल 1 बन रहा होगा। सही। ये देखो लिखा हुआ है, हमें पता है कि सबका सम बराबर होता है 1 के। F11 तो पता है हमें 0 है। बाय सिमेट्री हमने क्या सपोज किया हुआ है कि F12 जितना ऊपर दे रहा है ना, वो जितना वो ऊपर वाली सरफेस पे दे रहा है सिमेट्री की वजह से, उतना वो नीचे भी दे रहा होगा। यहाँ तक क्लियर है? हाँ सही है। नहीं, हमने सपोज किया हुआ है कॉन्सेंट्रिक की वजह से ना। कॉन्सेंट्रिक का मतलब ये है कि आपका दोनों के सेंटर सेम है, ये इसकी इस रीजन की वजह से सपोज किया हुआ है। और दूसरा अगर सपोज ना कर तो क्वेश्चन मुश्किल हो जाएगा बहुत। हाँ, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कोई क्वेश्चन ऐसे पूछ ना ले, क्वेश्चन ये वाला, कि अगर कोई ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता ये कभी, अगर ये इसकी एडिशन ऐसे भी तो हो जाएंगी, यही पॉसिबल है ना, इसकी एडिशन भी इसकी वैसी हो जाएंगी।
इसकी ऐसी भी हो सकती है। हमने ये सपोज किया हुआ जितनी ऊपर से नीचे की आ रही है ना इसकी, उतनी यहाँ से ऊपर भी जा रही होंगी। मतलब बिल्कुल कॉन्सेंट्रिक सिमेट्रिक शेप की वजह से, बिल्कुल सिमेट्रिक शेप की वजह से जितनी ऊपर जा रही है ना ऊपर स्पेस को मिल रही है, जितने अपर हाफ को मिल रही है, बिल्कुल उतनी ही लोअर हाफ को मिल रही होंगी। ये इस लेवल तक कह सकते हैं कि सिमेट्री है ये, अगर कोई ऐसी शेप हो और कोई ऐसी शेप हो। ये भी कह सकते हैं हम सिमेट्री है। हाँ ये भी सिमेट्री है। सही। जब भी कोई ऐसा केस बनेगा हम बोलेंगे जो ऊपर वाला पोर्शन है ना ऊपर को जा रहा है सारा, और जो नीचे वाला पोर्शन नीचे को आ रहा है, इसको भी 0.5 ले लेंगे। अगर इसके बाद अपने खुद की नहीं आ रही तो इसको 0.5 ले लेंगे, बिल्कुल जैसे यहाँ केस यहाँ पे बन रहा है। इस सिमेट्री केस की वजह से हमने इसको 0.5 लिया हुआ है। वैसे ऐसा हो भी सकता है यहाँ पे डायग्राम में, अगर यहाँ से रेडिएशन, इसकी रेडिएशन यहाँ भी आ सकती है, ऐसा हो सकता है, लाजमी हो सकता है। लेकिन मैं सपोज कि जितनी यहाँ से आ भी रही होंगी उतनी यहाँ पे जा भी रही होंगी, इसलिए बिल्कुल सिमेट्री की वजह से हमने ये लिया हुआ है। अगर हमें F12 पता है तो हम F21 भी निकाल सकते हैं ना, बाय यूजिंग रेसिप्रोसिटी रिलेशन। सही। सही है। अगर हमें ये पता है एरिया 1 और एरिया 2 का रिलेशन हमें गिवन है क्वेश्चन में कि एरिया 2 जो बराबर है 2a के बराबर है, तो हमने यहाँ पे इसकी जगह 0.5 रख दिया, तो हमारे आंसर ये आ गया, F21 की जगह 0.25 आ गई। अगर यहाँ से बोला जाए कि F22 निकालो और F23 निकालो, वो निकाल सकते हो? हाँ वही दोबारा से वही लगा लेंगे ना अपना, F22 तो जीरो नहीं समेशन होगा। रूल निकल आएगा। वन माइनस करके जो करना था वो लगेगा मुझे। हाँ 1 माइनस को भी लग सकता है, लेकिन ये माइनस होता है, मुझे मेरी समझ नहीं आता कैसे होगा। तो देखो सिर्फ इसके अंदर ना सिर्फ हमें F21 पता है, और हमें ये पता है कि F22 जो होगा ना, F22 का कुछ पोर्शन A1 पे आ रहा होगा और F22 का कुछ पोर्शन A3 पे भी डायरेक्टली आ रहा होगा। हाँ ये भी है। सही है। अगर हमें किसी तरीके से F32 पता चलता है ना, अगर हमें F32 पता हो, सही है, तो या हमें F31 कुछ ऐसे कुछ चीज़ें पता हो, हमें इसके लिए एक और चीज़, एक छोटी सी हिंट पता होनी चाहिए लास्ट में, वरना हमें डायरेक्टली इस क्वेश्चन में इसको यूज़ करते हुए हम F22 और F23 नहीं निकाल सकता। मैंने कोशिश की थी, नहीं निकल रहा था। अच्छा मुसाद एक बात यार, मैं माजरत थोड़ी देर से ज्वाइन किया था यार, ये जो दूसरा एरिया है 2RL, ये किस तरह आया ये जरा बता सकते हो? कौन सा ये? हाँ ये 2RL वाला, दूसरे वाला तो सही है 3/4 2πRL कर लिया ना, ये जो वाला, ये नीचे वाला। वाला एरिया, हाँ 2RL वाला, ये भी 1/4 2πRL नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये भी तो उसी का अपना ट्यूब का पार्ट है। ये तो मैं बता रहा हूँ। कुछ ऐसा शेप है ये प्रॉपर रेक्टेंगुलर शेप बना हुआ है ये। अगर इसका अंदर वाला पोर्शन होता है ना, ये नीचे अंदर वाला पोर्शन, फिर हम इसमें इसके अंदर सर्कल के फार्मूले को अच्छा इनकॉर्पोरेट करते हैं। अच्छा, नीचे हॉलो है मतलब कि इस वजह से ये लिया, सही इसकी जो इंटरनल जो शेप बन रही है कुछ ऐसी शेप बन रही है। अच्छा सही, इसका मतलब दो रेक्टेंगल होगा ना, एक तरह से RL + RL तो 2RL जो होगा। कि जो कि रेक्टेंगुलर शेप बन रही है। हाँ नीचे अंदर से होलो है, यहाँ से होलो है। हाँ हॉलो है, ठीक है ये अगर सही। ये वाली इंटरनल शेप, फिर हम उसके अंदर एरिया के फार्मूले को देखते हैं। सर आवाज कट रही है तुम्हारी। ये तो आता होगा ना? नहीं। अब ठीक है। तो इसमें क्या है,
देखो इस क्वेश्चन में क्या है, पूछ रहे कंसीडर द परपेंडिकुलर। आवाज सही आ रही मेरी अब? हाँ आप सही है। सही है ना? तो इस वाले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कंसीडर द परपेंडिकुलर रेक्टेंगल शोन इन द सिमेट्रिक। अब इसमें दो रेक्टेंगल है, पहली शेप आपकी ये है 1, इसमें 1 लिखा हुआ है, और दूसरी शेप आपकी ये 2 वाली है। तो बस दो रेक्टेंगल्स हैं, डिटरमाइन द शेप फैक्टर F12। आपको शेप फैक्टर फाइंड आउट करना, मतलब वो इफेक्ट जो कि 1 से 2 पे आ रहा हो। इससे कहने का मकसद ये है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 1 पे बैठा हुआ हूँ और मैं 2 को देख रहा हूँ, तो शेप फैक्टर का कुछ रफली भी ऐसा आइडिया बनता है। तो हमने निकालना है कि F12 क्या आ रहा होगा। अब ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, ट्रिकी सेंस में कि आ है ना, इसके लिए हमें टेबल यूज करेंगे। टेबल की देखो एक कंडीशन इससे मैच कर रही है, हमारी टेबल की एक कंडीशन ये, अगर हमारे पास पैरेलल सरफेसेस हो क्यूब के अंदर, एक कंडीशन हमारी ये सिलेंड्रिकल सरफेस के लिए, एक कंडीशन हमारी दो परपेंडिकुलर सरफेस के लिए है। अगर हम अपने जो हमारे पास परपेंडिकुलर सरफेस के जो टेबल गिवन है उस पर अगर गौर करें तो देखो इसमें है क्या, इसमें गिवन है दो सरफेसेस हैं और दो सरफेसेस आपस में बिल्कुल अटैच्ड हैं, बीच में कोई डिस्टेंस नहीं होगा इनका, दोनों आपस में बिल्कुल परपेंडिकुलर अटैच्ड होंगे। और इसमें जो हमारे पास जो टेबल में चीज गिवन है वो Fij गिवन है, मतलब बेस प्लेट से जो रेडिएशन निकल रही है, बेस प्लेट का इफेक्ट हम इस परपेंडिकुलर प्लेट पे फाइंड आउट कर रहे हैं। जबकि हमसे क्वेश्चन में क्या डिमांड की गई है, क्वेश्चन ने पूछा है कि आपकी जो परपेंडिकुलर वाली प्लेट है, पहली बात तो प्लेट आपकी अटैच्ड भी नहीं है, पहली बात तो सही। ये मसला है। दूसरी चीज, हमारे पास टेबल में डायरेक्टली 2 से 1 ये केस है हमारे पास, लेकिन यहाँ पे क्या क्या केस बोला गया, यहाँ पे बोला कि 1 से 2 बताओ। तो दोनों चीजें हमारी जो हकायक हमें बताए गए थे टेबल में उसके बरक्स है। मुसैद 1 तो और इसमें 2 के करेंगे जो क्या हम, बीच में वो गैप है ना? हाँ वो गैप है, ये हमारे पास एक गैप है, हमारे पास सिर्फ दो सरफेसेज हैं, पहली सरफेस दूसरी सरफेस के बीच में हमारे पास एक गैप है। क्वेश्चन क्लियर है? हाँ सही है। सही है ना, दो सरफेसेज हैं, हमें F1 ऑफ 2 मालूम करना है, जबकि हमारे पास ये गैप भी बीच में और दोनों आपस में अटैच्ड भी नहीं है, जैसा कि हमारे पास यहाँ पे टेबल में गिवन है। उसमें करेंगे क्या, देखो हमें मेथड वही फॉलो करना है जो हमें टेबल में गिवन है। अगर हम टेबल से वैल्यू निकालने जा रहे हैं तो जैसे टेबल में जो कंडीशन है वही कंडीशन यूज करनी होगी लाजमी। अब करेंगे क्या, मैं पहले क्या करेंगे हम, ये हमारी सपोज करो परपेंडिकुलर प्लेट थी, पहले मैं इसको एज अ वन सरफेस सपोज कर लूंगा। 2 मिनट रुकना।
अब्दुल्ला भाई आप भी किसी दिन कोई सेशन रख के कुछ पढ़ा दो। RSC पढ़ा दो यार अब्दुल्ला। अब्दुल्ला भाई बोल ऑनलाइन होगी। ऑनलाइन क्या सिरे में। मैं रिकॉर्डिंग रोक देना अभी।